दूर रहिए मुझसे। आपको क्या लगता है कि आप मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लेंगे और मैं आपके बिस्तर पर बिछ जाऊंगी? अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने माँ बाप के सामने मजबूर थी, इसलिए करनी पड़ी ये शादी, लेकिन अब नहीं। अब आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते, और अगर आपने मुझे छूने की कोशिश की भी तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। मैं खुद को, समझें आप? ये कहानी है समग्र राणा और इति पांडे की, जहाँ इस 21 साल की, स्वभाव से चंचल, केसी, मासूमियत और अपनी जिंदगी शर्तों पर जीने वाली इति अभी भी अंतिम वर्ष में है। तो वहीं 32 साल के समग्र राणा एक जाने माने बिजनेसमैन है। स्वभाव में गंभीरता और शब्दों में कंजूसी। कैसे इनका इश्क उम्र के इस अंतर को पार करेगा? कैसे दो बिल्कुल अलग लोग करेंगे ऐतिहासिक इश्क? एक ऐतिहासिक घर के कमरे में फूलों और मोमबत्तियों से सजा कमरा, जहां धीमी आवाज में रोमांटिक गाना बज रहा है, और फूलों से सजे बेड पर एक लड़की घबराई सी बैठी है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक 6 फीट लंबा, हल्का सांवला सा एक आदमी अंदर आता है और बेड की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। जैसे ही वो बेड के पास पहुंचा, उसके कुछ बोलने से पहले ही वो लड़की एकदम से खड़ी हो जाती है और अपना घूंघट हटाकर पनीली आंखों से, जिसमें बेहद गुस्सा था, उस आदमी को देखती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो आदमी कुछ बोलने को होता है। लड़की कहना शुरू कर देती है, लड़की, हो गई आपकी जिद पूरी? कर ली मेरी मन मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी? फिर एक फीकी मुस्कान के साथ, बहुत खुशी हो रही होगी न? हाँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके बहुत मज़ा आ रहा होगा न? फिर ज़ोर ज़ोर से बोलती है, चुप क्यों है, जवाब नहीं देना चाहते? इतना कहकर जैसे वो लड़की उस आदमी को कॉलर पकड़ने क्यों होती है, वो झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने एकदम करीब लाकर लेता है और धीमी मगर सख्त आवाज़ से कहता है, वो आदमी, बिहेत इस घर में और लोग भी कहते हैं, तो तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। उसके इतना ही कहते ही वो धक्का देती और उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए कुछ कदम पीछे हो जाता है और घूर कर लड़के को देखता है। तभी वो लड़की अपनी आंखों में नफरत और आंसू लिए उस लड़के को देखती और कहती है, लड़की, इस घर में और लोग भी रहते हैं, तो मुझे बिहेव करना चाहिए। और आपको क्या मिस्टर समग्र राणा, आपको बिहेव नहीं करना आता? जी, किसी की ज़िंदगी में घुसने से पहले आपको नहीं सोचना चाहिए था? अपने से 11 साल छोटी लड़की से उसकी मर्जी के बिना शादी करने से पहले आपको नहीं सोचना चाहिए था? और आपको क्या लगता है मुझसे ज़बरदस्ती शादी करेंगे और मैं आपके बिस्तर पर बिछ जाऊंगी? आपकी इस दौलत को देखकर मैं आत्मसमर्पण कर दूंगी, या फिर आप फिर से मुझे मजबूर करेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपसे शादी की क्योंकि मैं अपने माँ बाप के सामने मजबूर थी, लेकिन अब नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप जोर ज़बरदस्ती और सुलह कीजिएगा, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, सख्त कर दूंगी खुद को। और इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, एक ज़ोरदार आवाज़ राणा साहब की आती है, चुप, बिल्कुल चुप। और झटके उन्होंने से उसे अपने पास खींचा और उसके हाथों में कमर से लगा दिया और उसके चेहरे के पास आकर जबड़े बीच कर बोले, मिसेज इति समग्र राणा, एक और शब्द नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं, समझी? अगर मैं चुप हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो तुम्हारे छोटे से दिमाग में आएगा तुम बोलती जाओगी। उनकी पकड़ इतनी सख्त थी कि इति की आंखों से 2 आंसू गालों तक लुढ़क गए, पर राणा साहब को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा और बेशक पकड़े हुए आगे बोले, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने वाला नहीं हूँ, समझा? और तुम्हें छूने में मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है, और आज के बाद कभी भी मुझसे इस तरह बात मत करना। फिर उसके कान के बिल्कुल नज़दीक अपने होठ लेकर गया, और अगर मेरे लबों की हरकत हुई तो शायद तुम्हें पसंद ना आए, समझी? और उसके हाथों को छोड़ देता है। उसके हाथ उनकी पकड़ की वजह से लाल हो चुके थे, जो कि उसकी गोरी कलाई पर और ज़्यादा लाल लग रहे थे। उनकी नाजुक सी कलाइयों पर वो निशान देखकर राणा साहब को
अपने दिल में कुछ अलग सा महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी नज़र फेर ली और बोले, रात बहुत हो गई है, अब अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप जाकर सो जाओ, चाहो तो चेंज कर लेना। उनकी उस धमकी की वजह से उसने फिर बोलने की हिम्मत नहीं की और गुस्से में अपने बैग से कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली गई। अगली सुबह जब इति की आँख खुलती है तो खुद को जमीन को देखा। मैं यहाँ कर क्या रही हूँ बोलकर एकदम से उठने को हुई कि तब ये कहाँ निकल गई। कमर में दर्द की वजह से, जो शायद काउंट से गिरने की वजह से था। तभी उसकी नज़र कमरे पर जाती है और उसे याद आता है कि वो अपने कमरे में नहीं है और इसी के साथ कल रात की सारी बातें याद आ जाती है और एक आंसू छटक जाता है। तभी वो बेड की तरफ देखती है, राणा साहब वहाँ नहीं थे। ये देखकर वो चैन की सांस लेती है। चलो कम से कम सुबह सुबह तो उस आदमी का चेहरा नहीं देखा। काश कि ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में भी हो, इन्हीं ख्याल पर रखती हूँ। ये बड़बड़ाते हुए वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो वहाँ का नज़ारा देखकर रह गई। सामने राणा साहब ब्लैक कलर का स्टेप पैंट पहने और ऊपरी हिस्सा बिल्कुल निवारण था। चौड़े कंधे, कसा सीना, उसके नीचे उनके एब्स और उससे पहले कि वो नीचे जाती राणा साहब की आवाज़ सुनाई दी, अगर आपको नज़रों से प्यार बुझ गई हो तो क्या दरवाजे से हटेंगे, मुझे भी शॉवर लेना है। और इसी के साथ उनके कान पर हाथ रखकर उसके एक तरफ अंदर चले गए। और यहाँ बेचारी थी, मुँह खुला खड़ी थी। जब बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ तब होश में आई। समझते क्या है ये खुद को, टाइगर श्रॉफ है जो इन्हें देखूंगी हुए और पेट पटकते हुए तैयार होने लगी। यहाँ राणा साहब शॉवर के नीचे आंखें बंद करके खड़े हुए देर पहले क्या सोच रहे थे कि कैसे जब वो बाहर आई तो वो देखते हैं कि रह गई लाल साड़ी बेहतरीन सी, जिसमें उसका पेट और कमर साफ दिखाई दे रहे थे। उसके पेट पर वो तिल बड़ी मुश्किल से नज़र हटाई थी उन्होंने। वो पागल लड़की कैसे मुँह खोला उसे देख रही थी। सोचकर ही उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई, लेकिन तुरंत ही वापस अपने भावहीन रूप में आ गया। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। आज इते की पहली रसोई थी और उसने खीर बनाई थी। वह खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। अपने बेटे अनुपूर्ण है मेरी बहू बोलकर दादाजी ने शगुन में पूषणरेनी हार दिया, जिसे लेने में इतनी झिझक रही थी, लेकिन फिर उसका मन रखने के लिए ले लिया। वाह, इतनी कितनी टेस्टी है ये, तुम्हारी हाथों में तो जादू है सच में। शिया जो कि चाचा की बेटी थी खुश होकर बोली, जिसे सुन इति मुस्कुरा दी। ये इति क्या होता है, तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी है वो भाभी बोलो, दादाजी शिया से बोले। पर दादू वो उम्र में तो मुझसे छोटी है ना, पर ओहदे में तो आपसे बड़ी है ना। जी दादू बोलकर शिया खाना खाने लगी, पर चाची को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उनको तो इतनी पसंद ही नहीं थी, होते ही भी क्यों, वो तो समर की शादी अपनी बहन की बेटी से करवाना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उन्हें शगुन देना पड़ा। दादू हम शाम को घर ले जाएंगे बोलकर राणा साहब जाने लगे। अरे इतनी क्या जल्दी है, अभी तो शादी हुई है तुम्हारी, कुछ दिन तो हम सबके साथ रह लो। दादू ने रोकना चाहा। दादू मैंने पहले ही बोल दिया था, राणा साहब तटस्थ भाव से बोले। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो बोलकर दादू भी उठ गए। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए और इति भी अपने कमरे में आ गई। पर इति को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कहाँ जाने की बात कर रहे थे राणा साहब, दादू की भी नहीं सुनी। कितनी अकड़मे हैं, इन्हें अपने दादू की भी बात नहीं मानी। यही सोचते सोचते कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। फ़ोन की घंटी से इति की आँख खुलती है। देखा तो अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। हेलो, कौन? समग्र राणा है आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है क्या, लेकिन शाम को 6 बजे तक तैयार रहना, मुझे इंतज़ार कराना पसंद नहीं है समझी। और मुझे आप पसंद नहीं, ये मेरी समस्या नहीं, मैं नहीं होने वाली तैयार। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें ऐसे ही ले जाने में। आप ना। हेलो, फ़ोन कट चुका था। ये आदमी समझता क्या है खुद को। हाँ, मैं नहीं होने वाली तैयार, चलो। राणा साहब की आवाज़ आई। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, इति चिढ़कर बोली।
मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, चलो। और मुझे बहस नहीं चाहिए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास बर्बाद करने के लिए। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके बहस करने का, और नहीं आपके साथ कहीं जाने का। इतने गुस्से में बोली। डेट पर नहीं लेके जा रहा हूँ तुम्हें, हम मेरे घर चल रहे हैं और अब कोई सवाल नहीं। चलो। कौन सा घर, और ये किसका घर है? अगर आपका नहीं है तो और आप? अरे ये क्या कह रही है? उतराने मुझे बोलकर इति खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि राणा साहब ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे अपने मजबूत कंधे पर उठा लिया था और ले जाकर गाड़ी में बैक सीट पर बिठा दिया था और खुद ही बैठकर और ड्राइवर की गाड़ी बढ़ाने को बोल दिया। ये क्या हरकत थी? चुप, हम घर चलकर बात करेंगे। उसके होठों के बिल्कुल पास आकर धीमी मगर सख्त आवाज से राणा साहब ने कहा। इत्ते को उनके गर्म सांसें अपने होठों पर महसूस हो रही थी। अगर उसके होठ जरा भी हिलते तो वो 1 इंच का फासला भी खत्म हो जाता। उसके लब्बों के बीच था। गाड़ी एक बड़े से मेंशन के सामने रुकती है, जिसे देखकर वहां खड़ा गार्ड फुर्ती से गेट खोल देता है गाड़ी के लिए, और गाड़ी सीधा फोर्ट में रुकती है। और एक 20-22 साल का आदमी, जिसने गैर और ब्लैक यूनिफॉर्म पहन रखी थी, गाड़ी का गेट खोलता है और राणा साहब बाहर निकलते हैं। वो आदमी राणा साहब को ग्रीट करता है। तभी दूसरी तरफ से इति भी बाहर निकलती और वो आदमी उससे भी ग्रीट करता है, वेलकम मैडम, जिसके जवाब में इति हल्का सा सर हिला देती है और अपने आसपास देखती है। बेहद ही खूबसूरत मेंशन था, जो शहर से दूर एक शांत जगह पर था। मगर इति को सबसे ज्यादा जो चीज आकर्षित करती है वो था गार्डन। ना जाने कितने तरह से फूल और पौधे लगाए गए थे वहाँ। विदेश भी थी, बड़े बड़े पेड़ भी थे। इति को बागवानी का बहुत शौक था। अपने घर पर भी उसने बहुत सारे पौधे लगाए थे। हाँ, उसका घर इतना बड़ा नहीं था। वहाँ गार्ड होता था, उन्हें सेंट गार्ड बनाया जाता था। एक बार फिर इति ख्यालों में खो गई और एक मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई कि तभी राणा साहब की आवाज उसके कानों तक पड़ी और वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसकी मुस्कान वापस मायूस में बदल गई। अंदर चलो। और वो बेमस से जबरदस्ती उनके पीछे पीछे चलने लगी। अभी तक जो खूबसूरती उसे बाहर रग रही थी, अब वही। और वो बेमन से जबरदस्ती उसके पीछे पीछे चलने लगी। अभी तक जो खूबसूरत उसे बाहर लग रही थी, अब वही चुभने लगी थी, क्योंकि ये सब तो उस आदमी का है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसके सारे सपने एक झटके से तोड़ दिए और जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। वो लोग घर के अंदर पहुंचते हैं तो इति देखती है कि सामने बड़ा सा सेविंग रूम है, बीच में सोफे, ऊपर लटकती कीमती झूमर, वहाँ की इंटीरियर सब कुछ बहुत क्लासिक थी। लेकिन इति का तो मन इकट्ठा हो चुका था एक बार फिर राणा साहब के बारे में सोचकर। उसको तो एक सोने का पिंजरा लग रहा था जिसमें वो कैद होने वाली है। तभी राणा साहब बोले, ऊपर जाकर राइट साइड, फर्स्ट रूम हमारा है, लास्ट में स्टडी रूम है वहाँ, और 3rd फ्लोर पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जहाँ भी जाना चाहो जा सकती हो इस घर में। उनका लहजा हमेशा की तरह सख्त था। मुझे अपने घर जाना है, वहाँ जा सकती हूँ? इति ने व्यंग्य तरीके से पूछा। तुम अपने घर ही हो, राणा साहब के उसके तरीके से नजरअंदाज करते हुए कहा। सच में आप? मैं इति के झल्ला कर कहा, और वो गुस्से की वजह से इतना ही बोल पाई। उसका तो उन्हीं पर सुनकर दिमाग ही खराब हो गया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इस आदमी को जो कुछ सब करने के बावजूद भी अनजान बना हुआ है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक तो ये शादी, ऊपर से राणा साहब का बिहेवियर। उनको तो लग रहा था वो पागल हो जाएगी। सैकड़ों सवाल थे उसके मन में, अनगणित शिक्षाएं और बेहतरीन दर्द और गुस्सा, लेकिन जवाब था समाधान, कुछ नहीं। ऊपर से राणा साहब अपने आप में एक चुनौती थे। अपने छोटे से दिमाग को आराम दो। फिर ध्यान से सोचा और जब याद आया कि तब बता देना। जाओ रेस्ट करो, मैं रात तक आऊँगा। और जाने के लिए मुड़ गया। 2 कदम ही चले होंगे, फिर पलट कर बोले,
और मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अच्छे बच्चों की तरह सफाई से काम करना। तुम रूम बिखरा नहीं होना चाहिए। और इतना बोलकर बिना उसकी तरफ देखे चला गया। इत्ती को तो कुछ वक्त लगा समझने की उन्होंने बोला क्या है, और जब तक वो समझ पाई वो जा चुके थे और वो बेवकूफ को की तरह उन्हें जाते देख सकती थी। एक बार फिर उसका मन कुछ अजीब भाव से भर गया। वो गुस्सा था, दर्द था, चिढ़न थी या क्या था पता नहीं, लेकिन जब से शादी हुई थी उसके साथ यही हो रहा था। वो जब भी कोई सवाल पूछती राणा साहब वैसे ही उसे उलझा कर बिना उसकी पूरी बात सुने चले जाते या अपने काम में लग जाते। अभी सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे उनकी शादी को, लेकिन जैसे 2 दिन निकले थे उसे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगी। ऐसे कितना कुछ हो गया है ये शादी के नाम पर। उसके बाद में उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिले और इस सब के अलावा कुछ न कुछ नया होता ही चला जा रहा था। बहुत सवाल थे उसके मन में। राणा साहब यहाँ क्यों आए? उन्होंने बताया था कि ये उनका घर है, तो फिर यहाँ पहले वो क्यों नहीं आई? वो किसका घर था जहाँ राणा साहब अकेले रहते हैं? उनका सख्त व्यवहार सबके साथ, और सबसे जरूरी ये शादी, उसे अभी तक वजह ही नहीं पता थी। सारी चीजें उसकी समझ से परे थी, उलझ सी गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रही थी कि फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अम्मी कॉलिंग लिख रहा था। इति ने फोन उठाया और सामने वाले शख्स ने चिल्लाया शुरू कर दिया। इतना ही इति ने मुंह बनाकर फोन कान से दूर कर दिया, जैसे अगर वो ऐसा ना करती तो उसके कान के पर्दे फट जाते। हेलो हेलो, इति सामने वाले शख्स ने कोई जवाब न पाकर पूछा। हाँ बोल, आवाज आ रही है मेरी, जैसे गला फाड़ कर तू चिल्ला रही है। तू बिना फोन भी मुझे सुनाई दे जाता है, इति ने व्यंग से कहा। हा हा हा, वेरी फनी हो गया तेरा। अब ये बड़ा इतना दिन कहाँ है? तेरा फोन भी नहीं लग रहा। तेरे घर जाके देखा तो वहाँ ताला पड़ा हुआ था। तेरा लाइट सीन भी नहीं दिन पहले का दिखा रहा है। कॉलेज भी नहीं आ रही है। तू कर क्या रही है? रुक जा मेरी माँ, सांस तो ले ले। हाँ वो मैं ले लूँगी, पहले तू मुझे क्या बता है। अरे यार कुछ नहीं, बस वो लंबी कहानी है। क्या बताऊँ तुझे? क्या बताऊँ का क्या मतलब है? जो भी है बात मुझे वो बता दे। इस बार अम्मी ने थोड़े गुस्से और चिंता भरे लहजे से बोला। एक लंबी सांस भर के इति ने पूरी बात बताई, जितना उसे पता था उतना। इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ रही। क्या ये क्या बोल रही है तू सच में? मतलब तेरी शादी हो गई तेरी? अम्मी तो जैसे शौक से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे कुछ होगा इति के साथ। अभी महीने पहले की ही बात तो थी जब उसकी क्लास में एक लड़की की शादी हो गई थी, और जब ये बात इत्ती को पता चली तो उसे कितना गुस्सा आया था कि कितनी गालियां दी थी उस लड़की के घर वालों को। अम्मी ने इसे रोका भी। वो बोली, यार कैसे माँ बाप है ये जिन्हें अपनी बेटी की भी चिंता नहीं है? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तू क्यों इतना फोर्स कर रही है किसी को? और शादी ही तो हुई है, सबकी होती है। हाँ इसकी जल्दी हो गई, कोई मजबूरी होगी। और माँ एक बार बता रही है कि पहले ही जमाने में तो भी जल्दी शादी हो जाती थी, और गाँव में तो आज भी लड़कियों की शादी जल्दी ही कर देते हैं। यूं तो पराया धन एंड ऑल, तो इतनी भी शादी ऐसे हो गई होगी। वो 18+ है, अम्मी ने उसे समझाते हुए बोला। हाँ तो क्या हुआ अगर वो बालिक है? शादी के लिए फिर भी बहुत छोटी है। और मुझे पता था कि सबकी होती है, लेकिन सही उम्र भी तो हो। हाँ अभी तो इस बेचारे का कॉलेज भी ख़त्म नहीं हुआ। ससुराल जाकर वो कहाँ की जिम्मेदारी, ये तो पता नहीं क्या क्या अब क्या कर पाएगी वो आगे। और एक छोटी उम्र में शादी पहले होती थी। कम से कम पढ़े लिखे लोगों को तो ये नहीं करना चाहिए। इति भी गुस्से में थी कि अभी वो लड़की भी वहाँ आ गई। तुम्हारी शादी हो गई? इति ने उससे पूछ ही लिया, और इसी के साथ अम्मी ने अपना सिर पीट लिया। हाँ अभी 1 हफ्ता हुआ है, हल्ला सर कर वो लड़की बोली। क्यों? क्या मतलब? इति के बेवकूफ़े से सवाल पर वो लड़की थोड़ा असमझ से बोली। मेरा मतलब है तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों की?
ये फैसला मेरा नहीं था, मेरे घर वालों यही चाहते थे। लड़की शिखा मायूसी से बोली, तो तुमने मना नहीं किया? इति के अगला सवाल किया। ना ही, मेरे पास कोई ऐसी वजह थी कि मैं ना हिम्मत करती। वो लड़की फीका सा मुस्कुरा कर बोली और चली गई। ये क्या था इति? ऐसे कोई पूछता है? मतलब सच में तूने उसी लड़की से पूछ लिया? अरे उसकी शादी हुई है, तेरी नहीं, जो तू ऐसे हाइपर हो रही है। आखिर लाइन अम्मी ने मजाक करते हुए पूछी। मेरी शादी, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना ही मैं कभी खुद के साथ ऐसा होने दूंगी। जब तक मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव ना कर लेती, नहीं बन पाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा करियर, मेरा ड्रीम, मेरा प्रोफेसर बनना है, स्ट्रीम होना है। उसके बाद सेलिब्रेशन या शादी, अभी कम से कम 6-7 साल तो कुछ नहीं होना है, समझी? अरे मेरी माँ, मुझे पता है तेरा ड्रीम प्रोसेस बनना है, शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुझे। मैं तो बस मजाक कर रही थी। तूने तो अच्छा खासा लेक्चर ही दे दिया मुझे बेचारी को, अम्मी ने बेचारी सा मुँह बनाकर कहा, जिसने इति को हंसी आ गई। डोरबेल की आवाज़ से अम्मी आज वापस आ गई। देखा तो फ़ोन कट चुका था। शायद उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर इति ने फ़ोन कट कर दिया होगा। उसने दरवाज़ा खोला तो उसका कोई पार्सल था। वो लेकर उसने दरवाज़ा बंद किया, वापस आकर सोफे पर बैठ गई। वो यही सोच रही थी कि इति इस वक्त कितनी परेशान होगी। जब वो किसी और के लिए इतना गुस्सा हो गई तो अब ये सब उसके पास साथ कैसे हुआ? कैसे संभाल रही है खुद को? कितनी अकेली पड़ गई होगी वो। ये सब सोच कर ही अम्मी की पलकें गीली हो गई। आखिर बचपन की दोस्ती थी उनकी, बहनों से ज़्यादा प्यार था दोनों में। इसी के साथ उसे गुस्से में आ रहा था इति पर कि उसने उसे ये सब बताया क्यों नहीं। वो दोनों मिलकर जरूर कुछ न कुछ कर लेते, जिससे इति को ये शादी नहीं करनी पड़ती। और इस सब में अगर राणा साहब ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया होता तो वो सोचना भी नहीं चाहती थी। वैसे भी रिश्तों के नाम पर कम लोग ही उनके पास है। माँ, पापा, वो छोटा भाई जो हॉस्टल में था, रिश्तेदारों में सब सामाजिक व्यवहार ही था। एक अम्मी ही थी जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। स्कूल में जिन बच्चों से उसकी लड़ाई हो जाती थी, अम्मी अपने उनसे बोलना बंद कर देती थी। उधर इति ने जब कोई जवाब नहीं सुना तो अम्मी भी तरफ से तो उसने फ़ोन कट कर दिया। वो समझ गई थी कि अम्मी भी ये सब सुनकर शौक में होगी, इसलिए तो उसने उसको पहले ही कुछ नहीं बताया था। वो जानती थी कि अगर अम्मी को पता चल जाता है तो वो कुछ न कुछ ज़रूर करती है ये शादी रोकने के लिए। आप उनसे बोलना बंद कर देती थी। ये सोचकर इति के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो सच में उनके लिए बहन से बहुत ज़्यादा थी। इति उसके साथ कभी भी गलत नहीं होने देगी और वो उसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। इति जानती थी कि अम्मी उससे नाराज होगी, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो उसे मना लेगी। वो उसकी नाराजगी से बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन उसे खतरे में नहीं दे सकती। और राणा साहब ने तो उसे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी अच्छाई की। रात में इति की आंखें खुली तो एकदम से चौंक गई। देखा राणा साहब उसके बगल में बिस्तर की दूसरी साइड सो रहे थे और सोते हुए बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहे थे। इति एक झटके उन्हें देख के जा रही थी, तभी उन्होंने करवट ली और इति की तरफ पीठ हो गई। ये मैं क्या सोच रही थी, वो इनके लिए बच्चा नहीं, ये आदमी राक्षस है, बूढ़ा राक्षस, बस दिखने में हैंडसम और कुछ भी नहीं हूँ। और बेड से उठ गई। तभी राणा साहब की आवाज़ आई, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? वॉशरूम जा रही हूँ, इतनी चिढ़ कर बोली। और जहाँ तक मुझे पता है वॉशरूम जाने तो नहीं, कोई टाइम नहीं था। आम इंसानों की दुनिया में तो वो क्या मुझे इजाज़त है वॉशरूम जाने की? इति ने व्यंग से कहा। आखिर ये आदमी चाहता क्या था? इतनी रात को जाकर क्या उसकी जासूसी कर रहा था? अपने माँ बाप, अपना घर, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। अब क्या उसका वॉशरूम भी उसकी इजाज़त लेकर जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे तो इस घर में तुम कहीं भी जा सकते हो, पर तुम्हारे छोटे से दिमाग की वजह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पता चला कि कहीं खो गई तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा? राणा साहब उसको चिढ़ाते हुए बोले। वैसे स्वभाव तो उसका हमेशा की तरह सख्त ही था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें इति को चिढ़ाने से मजा आने लगा था उनको। आपसे तो मैं वापस आकर बात करती हूँ। और इति जल्दी जल्दी अंदर चली गई। अब
नेचर से कौन लड़ सकता है। राणा साहब की पूछताछ के चक्कर में वैसे भी लेट हो गया था। इधर राणा साहब वापस आंखें बंद करके लेट गया। कहना मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा था। हाँ तो बताइए, क्या कह रहे थे आप? इत्ती ने वापस आते ही पूछा कि मैं गुम हो जाऊंगी आपके घर में। हाँ, उम्र में आपकी अच्छी खासी है, लेकिन बात बिल्कुल बचकानी की आपने। और ये क्या बात पर मेरे दिमाग को लेकर टिप्पणी करते रहते। आप मेरी ना सिर्फ उम्र छोटी है, आपसे दिमाग बहुत तेज है मेरा। तो आज के बाद मेरे दिमाग के बारे में कुछ मत बोलना, और न ही रात को जाकर मेरी जासूसी करने की जरूरत है आपको। मैं ऐसे चुपके से भाग कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ। जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस कहानी का पार्ट 2 आपको देखना और सुनना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ कर जाएं। धन्यवाद। पार्ट 2 का इंतज़ार करें। आगे इति के साथ क्या होगा, क्या उसका डिवोर्स होगा या इति को उसकी सच्चाई पता चलेगी। धन्यवाद।